हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज इस पार्ट का हम कहे लास्ट वीडियो इस चैप्टर का हम देने जा रहे हैं जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वह क्या है, यह परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वैसे तो जो रिसेंट 2020-21 का जो सिलेबस है आपके लिए जानते हैं ये थोड़ा मुश्किल टाइम है, और इस साल के लिए इस सिलेबस के लिए इसको तो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कहे बगैर इसका किसी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और फिर जब भी कभी इंक्लूड होगा या आपको हायर क्लासेस में भी कुछ इसके नाम सुनने को मिलेंगे तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए सोच रहे हैं कि ये आप तक पहुंचा दिया जाए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट। हालांकि फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये पार्ट भी ये सेक्शन भी रिमूव कर लिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बात करेंगे इस पर। और क्योंकि पहले जो पढ़ा हुआ है उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो एक तरह से एप्लीकेशन ही है तो हमें जानना चाहिए। तो ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो आते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा सिलेबस आपके सामने रखें। और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही आप वीडियोस को शेयर करिए अपने लोगों के बीच, परिचितों के बीच, और हमारा हौसला अफजाई करिए जरूर। आपके सुझाव यहाँ पर आपको उसका स्वागत है। आपके सुझाव के अनुसार हम परिवर्तन भी करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आप सभी लोग जानते हैं, सबके सामने आया होगा। आजकल तो हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में आप परमानेंट मैग्नेट देखते हैं ना। इवन आजकल कबर्ड या अलमीरा बन रहे हैं, या तो उसमें मैग्नेट्स, फ्रिज खोलते हैं तो उसके डोर में मैग्नेट। आजकल जो बैग्स बन रहे हैं, ये आजकल हैंड बैग या उनमें भी आप देखेंगे जो लेदर बैग या रेक्सिन बैग है वहाँ पर भी बंद करने के लिए परमानेंट मैग्नेट। और ज्योमेट्री बॉक्स जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स स्कूलों में यूज़ करते हैं उसमें कई हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बंद करने के लिए परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये इस तरह से आप बहुत सारी जगहों पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ देखते हैं। इसके अलावा जो आप डेली यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी कई मेजरिंग डिवाइसेस हैं, इवन माइक्रोफोन और आपका स्पीकर, इन सब में भी क्या होता है, ये मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। कई शेप्स उनके आप देखे होंगे, वो आप बार मैग्नेट्स बहुत सारा हो तो आप जब पढ़ते हैं इवन 6 अनवर्ड या इवन उससे पहले भी फिगर वगैरह देखे होंगे या इवन सामने आया होगा कि बार मैग्नेट्स आप देखते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स आपके सामने ज़रूर आएंगे। इसके बाद बहुत सारे रिंग मैग्नेट्स आपके सामने वो भी आए होंगे। इसके बाद आप राउंड मैग्नेट्स भी आपके सामने आए होंगे। आजकल स्फीयर में आते हैं। डोनट साइज्ड जो रिंग मैग्नेट है वो तो होते ही होते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट भी बहुत सारा नाम सुने होंगे। और जो यू शेप्ड मैग्नेट है वो है। तो मैग्नेट का शेप कैसा है वो तो एप्लीकेशन या ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसा होता है बना लेते हैं, लेकिन उनको मैग्नेट्स बनाए कैसे जाते हैं, मैग्नेट्स बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या यूज़ होते हैं, और कौन से मटेरियल मैग्नेट के लिए सूटेबल हैं, जो भी अवेलेबल हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है या मैग्नेट बनाए कैसे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। तो पुराने टाइम में भी आप नाम सुने होंगे कि हाँ पहले भी वो मैग्नीशिया, जो ग्रीस में मैग्नीशिया जो हिलॉक्स थे, पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर ऐसे स्टोन पीसेस, रॉक पीसेस पाए जाते थे जिसमें ये प्रॉपर्टी थी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। तो हम चैप्टर के शुरुआत में बात किए थे कि निकिल, लोहे, कोबाल्ट, इन सबको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी उनमें, उस वजह से उनको मैग्नीशिया के नाम पर ही मैग्नेट नाम आ गया इन पीसेस के लिए। और इन पीसेस के लिए, और उनमें भी अब बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी जो आगे बढ़ी तो हम लोग पढ़ते हैं बार मैग्नेट, डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स, पढ़ते पढ़ते हम लोग मैग्नेटाइजेशन
या क्यूरी लॉ से होते हुए यहाँ पर आ गए। तो मैग्नेट बनाए कैसे जाते हैं? अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट्स जो पाए जाते थे वो तो थोड़ी वीक हैं, उतने स्ट्रांग हैं नहीं। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेट्स को छोड़ दीजिए, अब ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट्स भी आजकल बनाए जाते हैं, उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में इनका एक परमानेंट मैग्नेट भी आर्टिफिशियल हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ही है। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी सूटेबल मटेरियल को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और बहुत देर तक रखे रहें तो वो वैसा ही मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब जैसे आप स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे, कुछ लोग ऐसा जो क्यूरियस होते हैं चीज़ों को रिपेयर होते हुए देखते हैं, तो जो लोग भी कॉयल या इलेक्ट्रिसिटी के रिपेयर वगैरह करते हैं उनके जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं देखेंगे, उनमें उनके स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, स्क्रू वगैरह पिन वगैरह चिपक जाते हैं, वो ऐसे उठा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्क्रू ड्राइवर्स तो जनरली मैग्नेटिक बनाए नहीं जाते हैं, कॉमन जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं इनमें कॉइल के आसपास काम करने से क्या होता है, कॉइल्स में जब करंट चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसमें आता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में स्क्रू ड्राइवर रखे रखे या काम करते करते मैग्नेटाइज हो जाते हैं कुछ, तो थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो कुछ वैसा ही सोच के और वही टेक्निक समझिए अप्लाई करते हैं कि आप किसी कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट पास करिए, उसके अंदर एक मटेरियल रख दीजिए, ऐसा मटेरियल जिसमें करंट उस सोलेनॉइड में करंट ऑफ करने के बाद भी वो मैग्नेटाइज्ड रह जाए, जैसे इसको ड्राइवर में होता है कि ये करंट हट गई, करंट नहीं है, कॉइल से दूर है तो भी वो रखा हुआ है तो भी एक मैग्नेट की तरह वो काम करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मैग्नेटाइज परमानेंटली हो गया। तो ये मैग्नेटाइजेशन ये मटेरियल की खासियत है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको किसी फील्ड में रख दें तो मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड दिस मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट ओके फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इन दिस वे परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड। सो जब भी परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं क्या करते हैं, इनको किसी हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पीस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और कुछ देर के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही मैग्नेटाइज हो जाएगा। और ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स जो हैं पहले कुछ बनाए जाते होंगे कि उसको नॉर्थ साउथ में रख करके क्या करते थे, उसको हैमरिंग करते थे, मटेरियल का पीस लेकर के जो मैग्नेटाइज हो सकता था स्टील वगैरह, तो उसको लेकर के हैमरिंग करते थे। तो उसमें हैमरिंग करने का मतलब कि हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब होने के दौरान क्या होता है, उनको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होने का मौका मिल जाता है। वैसे जो ऑलरेडी वेल अरेंज्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा हुआ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे वो टर्न नहीं होता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसका जो अपना नेचुरल अलाइनमेंट है, डिस्टर्बेंस उसको एक्स्ट्रा दे दें हैमरिंग करके, तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ रख करके और ऐसे हैमरिंग करते रहें तो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ऐसे कुछ एविडेंस मिलते हैं जहाँ मैग्नेट बनाते हुए, तब वो जो स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बना करते थे, थोड़े वीक ही मैग्नेट बना करते थे, लेकिन उसका भी अपना लोग कोई तरीका एप्लीकेशन का खोज लिए होंगे, तभी ऐसा काम होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं वो क्या होता है, ये मैग्नेट्स काफ़ी टाइम तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को है ना रिटेन करते हैं। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट्स वही हैं, मैग्नेट्स ये कौन से, दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, for longer time, that is magnetization
परसिस, यही कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन परसिस इन देम, किस लिए? लॉन्गर टाइम। तो ये कब होता है? तो इसके लिए डेफिनेटली क्या होना चाहिए, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, रिक्वायर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। और इसको कैसे रखा था मैग्नेटाइजेशन के लिए? टू मेक a permanent magnet, a piece of hard ferromagnetic material, hard ferromagnetic material, is placed in a strong magnetic field for longer time, longer time, ऐसा होता है। तो जैसे कहाँ रखेंगे? ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड में रख देंगे और करंट पास करेंगे काफ़ी देर तक। इन जनरल internal field of a current carrying solenoid, current carrying solenoid is used to magnetize the material, the ferromagnet, ये काम करते हैं। वहाँ पर करंट क्या कर सकते हैं? यहाँ वेरी कर सकते हैं, यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म भी होता है। यहाँ पॉसिबल है सोलेनॉइड के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, करंट को वेरी करके, करंट को बढ़ा घटा करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पॉसिबल है। ओके, हियर इट इज पॉसिबल, it is possible to produce strong and uniform magnetic field, okay, and uniform magnetic field, uniform magnetic field, ये तो यहाँ ये काम कर सकते हैं और परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं मटेरियल को। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है और ऐसे ही मैग्नेटाइज किया जाता है। जब भी मैग्नेटाइजेशन किया जाता है, हार्ड फेरोमैग्नेट बनाए जाते हैं, तो यही किए जाते हैं। तो जो मटेरियल्स कौन कौन से हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, सो मटेरियल्स जो सुटेबल हैं, मटेरियल्स सुटेबल वो कौन से हैं? एक तो स्टील है, ओके, कोबाल्ट, एल्निको, टिकोनॉल, ठीक है, ये मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे। सो कोबाल्ट के मैग्नेट बहुत बनते हैं। इनका खासियत क्या होनी चाहिए, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी सारी होनी चाहिए। और साथ में ये है कि परमानेंटली इसको मैग्नेटाइज रहना है, तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाए या कहीं उसको मैग्नेटिक फील्ड में गलती से रख दिया जाए तो वो फिर डीमैग्नेटाइज ना हो जाए या बाहर का फील्ड उसको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस न कर पाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसमें अपोजिट फील्ड भी कहीं अगर मिल जाए तो वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन
जल्दी से डिस्टर्ब ना हो या रिवर्स ना हो, ये तभी हो सकता है जब इस मटेरियल की कोर्सिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। कोर्सिविटी आपको ग्राफ में पहले बताया था कि कोर्सिविटी क्या होती है, वो आइए दिखा देते हैं एक बार फिर कि ये जो ग्राफ हम लोग ये एच की वैल्यू, कोर्सिविटी क्या है कि एच की ये वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, जिस पर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, ये इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। तो ये वैल्यू है, ये हाई होना चाहिए कि अगर बाहर का फील्ड कोई अपोजिट फील्ड बहुत ज़्यादा हो तभी जाके ये डीमैग्नेटाइज हो। अदरवाइज या ये कहिए कि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए बाहर का फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। हमारा पर्पज़ क्या है, जो परमानेंट मैग्नेट है इट शुड रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके, इट मस्ट रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। तो ये तभी हो पाएगा ना जब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ये भी बड़ी होनी चाहिए, अंदर का फील्ड क्या होना चाहिए, जब बाहर का फील्ड मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिससे इसको मैग्नेटाइज किया गया है वो फील्ड ना रहे तो भी अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा रहे, तो ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं हाई होना चाहिए, और ये तो होना ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी है, होना चाहिए। तो दोनों रिटेंटिविटी इस वैल्यू क्या बोलते हैं, जब एच या बाहर का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो जीरो हो तब भी अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड रहे, इसको क्या बोलते हैं, इस फील्ड को रिटेंटिविटी या रिमेनेंस है। और कौन सा इंटेंसिटी अप्लाई करें, एक्सटर्नल इंटेंसिटी कौन सी अप्लाई करें कि ये फील्ड, अंदर का फील्ड जीरो हो जाए, यहाँ पर आ जाए, ये जीरो वैल्यू, ये है ना, ये जीरो वैल्यू हो जाए, कौन से नेगेटिव एच पर होगा ऐसा, ये वैल्यू कोर्सिविटी है, तो ये बहुत हाई होनी चाहिए। सो materials used to make a permanent magnet must have following properties: high retentivity या रिमेनेंस, रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, ये बहुत जरूरी है, हाई परमेबिलिटी, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या इसको रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई, वैसे ही बोलते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, तो हाई परमिएबिलिटी। और ये सब स्टील वगैरह में या कोबाल्ट में सब बहुत ज़्यादा होता है। इसी में जो करें स्टील, कोबाल्ट, एल्निको, टिकोनॉल, ये सब क्या हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ ये प्रॉपर्टी पाई जाती है या ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये सूटेबल मटेरियल्स हैं, तो ये परमानेंट मैग्नेट हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बाद देखिए, जो रिटेंटिविटी का मामले में अगर देखा जाए तो जो सॉफ्ट आयरन है उसका कोर्सिविटी लो होता है बहुत, लेकिन रिटेंटिविटी क्या होती है, स्टील से हायर होती है। लेकिन फिर भी वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट आयरन, दिस मटेरियल इज नॉट सुटेबल टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट पोजेस लो कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी हाई है लेकिन कोर्सिविटी क्या है, लो है। जो रिटेंटिविटी है किसकी, स्टील की, ये थोड़ी सी क्या है, कम है, किससे, रिटेंटिविटी
किसकी? सॉफ्ट आयरन। तो ऐसा ये मटेरियल। अब देखिए क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, हम जनरली इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कॉइल में, और ये कॉइल कहाँ होता है? एक मटेरियल के, मैग्नेटिक मटेरियल के कोर पर होता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, आइए अब उस पर हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, so these are current carrying coil wound over a magnetic material core, magnetic material कोर। ओके, सो मैग्नेटिक मटेरियल के कोर पर हम, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर ये कॉइल बाउंड करके उसमें अगर करंट पास करते हैं तो ये क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो करंट को इंक्रीज करके और बढ़ाई जा सकती है, डिक्रीज करके घटाई जा सकती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बनाए जा सकते हैं इनका यूज करके। स्ट्रेंथ ऑफ these magnets can be increased or decreased by changing current through the coil. Current कोर का भी मटेरियल हम एक सुटेबल मटेरियल यूज करेंगे तभी होगा, जनरली सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ओके, सो अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, magnetic material is suitable for an electromagnet. Okay, electromagnetic core as soft iron. दूसरी चीज़ क्या है? कोर्सिविटी लो होनी चाहिए। जैसा डायरेक्शन मैग्नेटाइज करना चाहें उधर मैग्नेटाइज कर दें, और करंट रिवर्स करके इसका मैग्नेटाइजेशन रिवर्स भी कर सके। तो जनरली लो कोर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी का मटेरियल होगा तो अच्छा होगा। मटेरियल शुड पोजेस क्या होना चाहिए? एक तो इसमें लो कोर्सिविटी, ठीक है, लो रिटेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी तो हाई चाहिए ही चाहिए, हाई परमेबिलिटी, और साथ में अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ पर करंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, जैसे आप ट्रांसफार्मर वगैरह लेते हैं अल्टरनेट, और जहाँ माइक्रोफोन है जहाँ पर ये बोलने के साथ क्या होती है, कॉल की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, तो वहाँ के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि वहाँ करंट बदल रही है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है, तो वहाँ एडी करंट्स बनने का भी एक चांस रहता है।
तो उसमें क्या, उस केस में क्या करते हैं कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होनी चाहिए ताकि करंट, जो एडी करंट लूप्स बने वो वीक हो बने, और नहीं तो एनर्जी लॉस जब ज़्यादा होगा। तो एक केस तो ये है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। जो माइक्रोफोन आप यूज़ करते हैं, माइक वगैरह, माउथ पीस, उसमें भी जो उसका डायफ्राम है उसमें कॉल जो लगी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, तो वहाँ भी करंट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर ये लो कॉर्सिविटी, लो रेजिस्टिविटी और हाई परमेबिलिटी, इनकी ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है। हालांकि सॉफ्ट आयरन कह रहे हैं, तो सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है वो तो स्टील से ज़्यादा है, लेकिन इससे अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी जो कॉर्सिविटी है बहुत लो है। तो स्टील की जो दिक्कत है हम तो उसे कोबाल्ट से या एल्निको से सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ रिटेंटिविटी भी हाई है और कॉर्सिविटी भी हाई है, तो वहाँ पर वो काम तो हो जाता है। स्टील है वो चलेगा, कॉर्सिविटी उसकी हाई है, भले रिटेंटिविटी लो है। तो रिटेंटिविटी लो है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा तो परमानेंट बन जाएगा उससे। तो इन केस वेयर मैग्नेटाइजिंग current changes frequently, जहां पर ऐसा होता है, अगर फ्रिक्वेंटली करंट चेंज हो रही है तो क्या होना चाहिए, जो कोर मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी भी हायर होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्वेंटली विच विल कॉज एडी करंट्स इन द कोर। इसको इंडक्शन में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि एडी करंट्स क्या होती है। तो कोर में एडी करंट्स बनेंगी और इससे क्या हो जाएगा, उसको रोकने के लिए, तो उसको एडी करंट की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यहाँ पर किया क्या जाता है, हाई रेजिस्टिविटी कोर की होनी चाहिए। टू reduce this effect, the resistivity of core, resistivity of the core material should be higher. जहाँ पर चेंजिंग करंट वाला मामला होता है वो ट्रांसफार्मर हैं या माइक्रोफोन हैं, उनके डायफ्राम हैं। ट्रांसफार्मर्स एंड डायफ्राम ऑफ माइक्रोफोन्स have alternating magnetizing currents, okay, magnetizing currents। तो वहाँ के लिए ये ज़रूरी है कि हम हायर रेजिस्टिविटी का मटेरियल भी यूज़ करें। तो जो एप्लीकेशंस हैं इनके मैग्नेट्स के, वो आप बहुत कॉमन सा है, आप तो देखते ही हैं। तो एप्लीकेशंस क्या हैं, जो परमानेंट मैग्नेट का आप जानते ही हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स तो हर जगह हैं आजकल, पूछना नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ तो है ही है, तो एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी है ही वहाँ पर। साथ में डोर्स में यूज हो रहा है आजकल, डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर की, एंड कबर्ड्स एंड गैल्वेनोमीटर्स में है, डीसी मोटर्स में है, डीसी मोटर्स, स्पीकर्स के, ये सभी जगहों पर
आप बहुत सारा परमानेंट मैग्नेट का यूज़ देखते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन है वो तो अभी बता ही रहे थे कि ट्रांसफार्मर वगैरह ही है, और साथ में क्रेन्स आजकल है, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स में जो सेग्रीगेशन होता है, जो आयरन वेस्ट या जो डंप यार्ड है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर आयरन के जो स्क्रैप्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम ये मैग्नेटिक क्रेन्स भी यूज़ करते हैं, या बड़े बड़े लोड उठाने के लिए जो स्टील के बने हुए बड़े बड़े स्लैब हैं उनको उठाने के लिए मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर करंट पास करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एप्लीकेशन है, इनका एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर, ठीक, इलेक्ट्रिक बेल, क्रेन्स, ठीक है, मैग्नेटिक क्रेन्स, माइक्रोफोन्स, रिसीवर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इनके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो यही इतना था इस पार्ट में, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको समझे होंगे। और बाकी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट की चीज़ें तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ऐसे भी आप आजकल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारी जगह मिल जाएगा जहाँ पर आप इसके भी इमेजेस वीडियोस सब दिखते ही हैं, तो आप इसको सामने देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही रोकना चाहते हैं, और फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लोगों तक वीडियो शेयर करिए, और साथ बने रहिए, अपने सजेशंस भेजते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।